हेलो दोस्तों, हम हमारे 10th क्लास की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने हमारे जो दो चैप्टर थे वो लास्ट में हम पढ़ चुके हैं। जिसके बाद आज हमारा स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर, जो कि जल संसाधन है। जिसमें कि हम जल के बारे में पढ़ेंगे, जल के किस प्रकार के संसाधन भारत में मौजूद है और किस प्रकार से जल का हम यूज़ करते हैं और किस प्रकार से जल का पोल्यूशन हो रहा है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जिसमें हम शुरुआत करते हैं, पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। जिसमें हम देखते भी हैं, जैसे कि अगर हम हमारे मैप को उठा के देखें तो उसमें बहुत कम हिस्सा लैंड से रिलेटेड है, लेकिन हम देखें तो काफ़ी बड़े बड़े जो एक प्रकार से समुद्र भारत में है, या भारत में नहीं, पूरी वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा, पृथ्वी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा समुद्र है, बहुत बड़े बड़े विशालकाय महासागर हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लगभग 3/4 हिस्सा जो पृथ्वी का हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है। परंतु इसमें प्रयोग करने योग्य जल का अनुपात बहुत ही कम है, जो कि लगभग 2.5% के लगभग है। क्योंकि ज़्यादातर अगर हम देखें तो पानी है जो महासागरों में पानी है वो खारा नमक है, या फिर नमक का पानी है, या फिर एक प्रकार से अगर हम दो एक प्रकार से सॉल्ट वाटर है। लेकिन अगर हम देखें जो नदियों का पानी है, या फिर जो एक प्रकार से जो बर्फ के रूप में ग्लेशियर्स में छिपा हुआ है, या फिर एक प्रकार से हमारे जो ग्राउंड वाटर है, या फिर हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर है, तो वो पानी हमारे लिए लगभग बहुत कम मात्रा में, जो कि 2.5% के लगभग है। प्रयोग में लाने योग्य जल सतही अपवाह और भूमिगत जल स्रोत के प्राप्त होता है, जिसका लगातार नवीकरण और पूर्णवरण जल चक्रीय द्वारा होता रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं जल दुर्लभता और कारण। तो जल दुर्लभता का अर्थ है कि पानी की कमी होना। जल की कमी के एक प्रमुख कारण जल का अधिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण है। लगातार बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और सही अधिकरण का लगातार विकास होना भी एक प्रकार से जल दुर्लभता का मेन कारण है। जिसके बाद हम बात करते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं एवं प्रबंधन, जिसमें कि प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय, झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई गई हैं, ताकि हम पानी का संचय कर सकें। और भविष्य में जब एक प्रकार से हमारी जो बारिश का मौसम होता है वो लगभग 1 या 2 या 3 महीने का होता है, लेकिन उसके बाद में हमारे पास बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई पानी का स्रोत नहीं होता है। तो इसलिए जो बारिश का पानी इकट्ठा होता था उसको एक प्रकार से वहाँ पे जमा लिया जाता था और फिर उसका यूज पूरे 1 साल तक किया जाता था। तो इस प्रकार हम देखें तो इसी प्रकार से इसको एक वृहद रूप दिया गया, और फिर नई जो बांधे थी, या फिर नए जो बड़े बड़े आकार के जो अलग जो पानी संचय, जिसमें कि हम फर्स्ट पढ़ते हैं हमारे जो बांध बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि बांधों का प्रयोग बांधों का किस किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे विद्युत उत्पादन में, जैसे हमने सुना है, जैसे जल विद्युत परियोजनाएं चलती हैं, या फिर एक प्रकार से न्यूक्लियर परियोजनाएं भी उसी के पास चलाई जाती हैं। तो इसका मेन कारण बांधों का अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसे यूज में लिया जाता है। उसी के साथ हम बात करते हैं सिंचाई एवं घरेलू उपयोग के लिए, जैसे हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर आ रही है, या फिर अदर जो नहरें आ रही हैं, तो वो भी एक प्रकार से बांधों से ही निकाली जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं औद्योगिक उपयोग के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, काफ़ी जिस नदी में बहाव काफ़ी तेज होता है, या फिर बहाव के साथ साथ जिन नदियों में काफ़ी ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, तो उनको एक प्रकार से उनको बाढ़ को नियंत्रण करने के, उनके पानी को नियंत्रित करने के लिए जो एक प्रकार से बीच में एक जो बाधा बनाई जाती है, उसको हम वहाँ पे इस बांधों का यूज किया जाता है। जिसके बाद हम बात करते हैं मनोरंजन में आंतरिक नौचालन के लिए। उसी के साथ हम बात करते हैं मछली पालन के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि नदी घाटी परियोजनाओं के लाभ। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों में प्रयोग होता है। उसी के साथ इसका बाढ़ नियंत्रण में प्रयोग होता है। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि नदी घाटी परियोजनाओं के नुकसान क्या क्या हैं। तो नदी घाटी परियोजनाओं के कारण कई प्रकार के आंदोलन का जन्म हुआ है, जैसे नर्मदा बचाओ, टिहरी बांध आंदोलन। तो इस प्रकार के काफ़ी ज़्यादा हुआ है। वन और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम देखते हो नदियों के मुहानों के ऊपर, नदियों को अगर हम देखें तो नदियों को डाइवर्ट करने के लिए तो इसके लिए बनाए जाते हैं। तो इसके लिए उनके आसपास के जंगलों को काटना पड़ता है। उनके जंगलों को काटने की वजह से वहाँ पे एक प्रकार से वन खत्म हो रहे हैं, और उसी के साथ साथ जो वन्य जीव वहाँ पे रह रहे हैं, उनका जो एक प्रकार से हम देखें तो उनके आवास, उनके प्राकृतिक आवास है, उनको भी नष्ट किया जा रहा है। तो इस वजह से एक प्रकार से ये सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है, और इसी के साथ साथ जो पर्यावरण प्रदूषण है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं सरदार सरोवर बांध की, जो कि गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इसमें 4 राज्य शामिल हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। और इसी राजस्थान के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों को जल की आवश्यकता पूर्ति की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि वर्षा जल संग्रहण की। तो प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण के ढांचे भी बनाए गए थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था, और उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकी की परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भूमि जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के तरीके विकसित कर लिए थे। तो इस प्रकार काम देखें तो अगर वर्षा जल संग्रहण की बात करते हैं तो वो काफ़ी पुराना बहुत पुराने समय से चलता आ रहा सिस्टम है। और उसी के साथ हम बात करते हैं कि पहाड़ी और जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोगों ने गुल अथवा कुल, एक पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाई नदियों की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाए गए हैं। पश्चिमी भारत
भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका अपनाया गया था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग सिंचाई के लिए बाढ़ जलवायु इकाई बनाते थे, ताकि काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से हम एक प्रकार से जो बाढ़ से भी सुरक्षा रहे और साथ ही में इसका यूज भी किया जा सके। हम देखें तो राजस्थान में जैसलमेर में खड़ीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ बनाए जाते हैं, और साथ ही हम देखते हैं जो राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र में विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में पीने के पानी का संग्रहण करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाँका बनाते थे, ताकि वो पानी को एक प्रकार से संग्रहित कर सके, बारिश के पानी को एक प्रकार से वहाँ पे संग्रहित किया जा सके और उसका यूज वो बाद में कर सके। इस बाद हम बात करते हैं टाँका। टाँका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। एक प्रकार से काफ़ी अच्छी विद्या है, जिससे कि इसका यूज किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जो कि मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस से बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि चलती आ रही है, जिसमें लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई का पानी बांस पाइप में आ जाता है और उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार की पौधे को काफ़ी अच्छी तरह से, फिर काफ़ी सुरक्षित मात्रा में पानी प्राप्त होता है, और उसी के साथ साथ वो एक प्रकार से अगर हम देखें तो किसी प्रकार का नुकसान हमारे पर्यावरण को नहीं पहुंचाती, क्योंकि वो एक प्रकार से बांस से बनेगी तो एक प्रकार से सस्टेनेबल यूज में की जा सकती है। इसी वजह से ये लगभग 200 सालों से ये विद्या चलती आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन पादपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ी के नीचे स्थानों तक पहुंचाया जाता है, और साथ में जो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत पर वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक कर दिया गया है, क्योंकि अगर हम देखें तो वहाँ पे भूमिगत जल की मात्रा बहुत कम है। तो और साथ ही में एक प्रकार से वहाँ पर पानी की मात्रा या फिर पीने के पानी की योग्य मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इस वजह से हर घर के अंदर अब एक प्रकार से आवश्यक कर दिया गया है कि आपको वर्षा जल संग्रहण करना होगा। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो इसके दोषी व्यक्ति होंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो जल संग्रहण कितना जरूरी हो गया है, और जल को एक प्रकार से अगर हमने सस्टेनेबल यूज नहीं किया तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उनके लिए काफ़ी कम मात्रा में जल उपस्थित होगा, और एक प्रकार से या फिर काफ़ी प्रदूषित जल उपस्थित होगा। तो इसी चीज़ के लिए अगर हम देखें तो हमें एक प्रकार से ये चीज़ सोचनी चाहिए, और हमें एक प्रकार से जल का दोहन अच्छी तरह से करना चाहिए। इसका अत्यधिक इसको अगर वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमने आज इसके बारे में पढ़ा, और कि हमारा जो जलीय संसाधन हमारे किस प्रकार के और किस प्रकार से हमें जल संग्रहण करना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी एग्रीकल्चर है वो किस प्रकार होनी चाहिए, किस प्रकार से हम एग्रीकल्चर का यूज़ करके हम हमारी जो फूड सिक्योरिटी है या फिर हमारे जो भोजन के लिए हमारी जो एक बार भोजन सुरक्षा है उसको हम ज्ञान कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।